हेलो स्टूडेंट्स एंड अ वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ मी इशिता और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आई हूँ विच इज़ रिगार्डिंग योर यूजीसी नेट लॉ एग्ज़ाम। तो आप लोगों को पता ही होगा कि फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो फॉर्म भी ज़रा जल्दी भर दीजिए क्योंकि नवंबर तक ही उसकी लास्ट डेट है। और उसके साथ साथ अब तो यूजीसी यानी कि एनटीए वालों ने आपकी एग्ज़ाम की डेट भी निकाल दी है। आपके जो लास्ट एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो अराउंड 7 जनवरी तक कंडक्ट करवाया जाएगा। आई नो न्यू ईयर जा रहा है, बट एक बार अगर जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर निकल गया ना तो हर न्यू ईयर ना बहुत मज़े वाला निकलेगा। तो एक बार की बात है, एक बार की मेहनत की बात है और एक बार ही बस जोर लगाने की बात है और एग्ज़ाम आपका क्लियर। ठीक है, यू विल गेट थ्रू इट। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नोटिफिकेशन यानी कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने के साथ साथ एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। तो अब हमारे पास लास्ट के 2 मंथ्स बचे हैं। 2 मंथ्स में क्या क्या, आपका नवंबर एंड योर दिसंबर। अब इस सिचुएशन में आज ऑल्दो आज 14th ऑफ अक्टूबर है, हमें पता है 14th ऑफ अक्टूबर है आज, बट आपको पता है ये जो सारा टाइम आपका जाएगा ये सारा आपका फेस्टिव सीजन में जाने वाला है बिकॉज दिवाली इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। कोई बात नहीं, मुझे पता है यहाँ पे काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा सीरियस बच्चे भी हैं जो इतने बचे हुए 14-15 डेज को भी बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो पढ़ रहे हो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ये जो प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजी वीडियो है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको डिफ़िकल्टी हो रही है, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। और एक बात और, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप 1 नवंबर का ही मुहूर्त जो हम निकालेंगे वहीं से ही आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो बीच में अगर कभी आपको ऐसा लगेगा कि डीमोटिवेटेड फील हो रहा है या फिर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कहीं पे बिजी हो गए, ठीक है, कॉलेज में बिजी हो गए, कुछ भी चीज़ आ गई अगर बीच में, तो तब आप एक आध दिन का गैप ले सकते हो। ऑल्दो ये प्लान जो मैंने बनाया है आपके लिए बहुत ही एक्सटेंसिव प्लान बनाया है, इसमें गैप्स का तो कोई चांस छोड़ा नहीं है मैंने, बट देयर इज़ नेसेसिटी ऑफ सम काइंड ऑफ ब्रीदिंग पीरियड एज वेल। ठीक है, तो पढ़ाई भी होनी चाहिए बट पढ़ाई एक तरीके से होनी चाहिए कि भाई जब तक एग्ज़ाम का दिन ना आए तब तक हम कंप्लीटली एग्जॉस्ट ना हो जाए, वो सिचुएशन भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए व्हाट आई सजेस्ट कि अभी जो हम प्लान डिस्कस करने वाले हैं आप अपनी पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर देना कि बीच में अगर आपको कोई ऑफ डे भी लेना पड़े, बीच में अगर आपको कोई ऑफ डे भी लेना पड़े तो दैट इज़ नॉट अ वेस्ट डे। ठीक है, उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी सेशन में, बीच में ही कमेंट में भी आप लोग करिएगा कि आप लोग क्या जानना चाहते हो इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, जो आपके ऑफ डेज होंगे उससे भी रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। एक बार थोड़ा सा, चलो ये देखने से पहले मैं आपको ज़रा सिलेबस दिखा देती हूँ। ये देखो ज़रा, ये हमारा लॉ का सिलेबस है। ठीक है, ये हमारा लॉ का सिलेबस है। आपको पता है पेपर 1 की तरह लॉ में भी 10 यूनिट्स दी जाती हैं, 10 डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स दी जाती हैं और 10 यूनिट्स के 10 और अदर सब पार्ट्स होते हैं जो हमें करने होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम वी एज लॉ स्टूडेंट्स वी नो कि हमें अपने सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है, बट प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा अराइज होती है पेपर 1 में। पेपर 1 में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी 10 यूनिट्स दी गई हैं पेपर 1 की वो सभी की सभी अलग हैं। आप लोगों से पूछा जा रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रिसर्च, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट। ठीक है, इतनी सारी डिस्टिंक्टिव चीज़ें पूछी जा रही हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जब इतनी अलग अलग चीज़ें पूछी जा रही हैं तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, उनको समझ नहीं आता कि यार हम पेपर 2 ही अपना पढ़ लें, अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ लें, या फिर हम पेपर 1 के लिए भी कैसे इतना ज़्यादा फोकस करेंगे, कैसे इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट, पैनिक मोड में बिल्कुल नहीं जाओगे आप, ध्यान से सुनोगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। आप यहाँ पे 100 टॉपिक्स देख रहे हो, ठीक है, 10 × 10 100, बेसिकली 100 टॉपिक्स हैं आपके सामने। अब एक चीज़ ज़रूरी नहीं है कि इन 100 के 100 में से आपसे हर एक यूनिट से सब यूनिट से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं, जैसे कि मैं आपको वहीं पर लेकर चलती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन पे। ये हमारा सिलेबस है, जल्दी से आप इसको भी देख लो। जूरिस्प्रूडेंस यूनिट पूछी जा रही है। जूरिस्प्रूडेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका स्कूल्स, थ्योरीज, डेफिनेशंस, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स,
ग्लोबल जस्टिस, अब ग्लोबल जस्टिस से और जो लास्ट का जो सब टॉपिक है मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है, ये तो एवरग्रीन यूनिट है, यहाँ से तो पता नहीं कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अब ना थोड़ा थोड़ा यूजीसी नेट का भी पैटर्न बदल रहा है, वो ऐसे उन एरियाज को उठा रहे हैं जहाँ पे वो पहले थोड़ा ध्यान नहीं देते थे। उनको लगता था कि चलो बच्चों ने वो पोर्शंस छोड़ने स्टार्ट कर दिए, एग्जामिनर्स बहुत तेज होते हैं, पहले ना उनके हाथ में ही चाबी होती है, फिर बाद में बच्चों के हाथ में जाती है कि अच्छा मैंने तो ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ था तभी आ गया, बच्चों को तो बाद में पता चलता है, बट पहले ना एग्जामिनर्स के हाथ में चाबी होती है। वो कहते हैं अच्छा हमने लास्ट साइकिल में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डाले थे, इस बार तो बच्चे सोच ही नहीं पाएंगे कि हम इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, चलो ऐसे पोर्शन से उठा के डालते हैं जहाँ से हमने पिछली बार तो क्या हमने पिछले 4-5 साइकिल के एग्जाम से भी नहीं डाले थे, और बच्चे जाते हैं वहीं पर कन्फ्यूज। यही प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से जब आप पढ़ाई करोगे तो भले ही कोई ऐसा पोर्शन है जहाँ से प्रीवियस साइकिल्स में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आप उसको मिस नहीं करोगे, आप उसको भी बराबर कवर करोगे, ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। देन कम्स योर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये बहुत ही स्टार्टिंग के 3 यूनिट जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कन्वेंशंस, ट्रीटीज, ठीक है, केसेस इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं पूछा जाता, बट ये 3 चीज़ें ही पूरा का पूरा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ मतलब कि इंटरनेशनल लॉ को कॉन्स्टिट्यूट करता है। देन कम्स लॉ ऑफ क्राइम। अब लॉ ऑफ क्राइम में सबसे ज़्यादा बच्चों को फंसाने वाली चीज़ क्या कर दी भैया, बीएनएस और आईपीसी कंपैरेटिव सेक्शंस उठा के डाल दिए, वहीं पे बच्चे सबसे ज़्यादा अटक रहे हैं। तो ऑल्दो वो इजी वाले सेक्शंस डाल रहे हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको वो भी पता होना चाहिए, आप लोग अपनी तरफ से कोई स्कोप नहीं छोड़ोगे कहीं पे कमी रहने का, या फिर कहीं ऐसा कोई स्कोप छोड़ रहे हो जहाँ पे आपके मार्क्स कट रहे हैं। आई बात समझ में? टॉट में से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉट्स में से स्पेशली आपके केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो 1 या 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बट पूछा तो जाता है, तो हम लीव आउट कुछ भी नहीं करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आपके प्रॉपर ना मतलब सेक्शन से उठा के वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बेयर एक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही बिल्कुल सेम मोटर व्हीकल्स एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट में से भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन वो सीधा का सीधा उठा के डायरेक्टली पूछ लेते हैं। देन योर कंपटीशन एक्ट 2002, इससे एक ही क्वेश्चन आता है, और लास्ट साइकिल में आया था, आई गेस लास्ट साइकिल में क्वेश्चन आया था, तो इस साइकिल में थोड़े से कम चांसेस है, बट वी डोंट नो इफ द पैटर्न इज चेंजिंग। तो कमर्शियल लॉ से अगर वो एक्स्ट्रा ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने लग जाए, कंपनी लॉ से वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लग जाए, कॉन्ट्रैक्ट और बाकी अदर सब्जेक्ट से वो ज़्यादा क्वेश्चंस अगर पूछने लग जाए, तो वी कैन गेस कि वो ये जो पोर्शन है आपका कंपटीशन एक्ट, इससे भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। कमर्शियल लॉ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फैमिली लॉ में से सिंपल स्कूल्स और डिवोर्स और थ्योरीज ऑफ डिवोर्स, बस इससे अराउंड ही ज़्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं पूछा जाता। बट यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि फैमिली लॉ में जो भी चीज़ ट्रेंड में चल रही होती है, जैसे कोई लैंडमार्क जजमेंट आ गई रिलेटिंग टू मैरिज, ठीक है, रिलेटिंग टू डिवोर्स, उससे रिलेटेड कोई प्रिंसिपल होगा वो पूछ लिया जाएगा। फिर बिल, गिफ्ट, वक्फ और यूनिफॉर्म सिविल कोड, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे ही करके आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जो भी चीज़ जो रिसेंट में चल रही होती है, जैसे अभी रिसेंट में वक्फ का इशू काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, वक्फ बोर्ड का इशू काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, तो इट्स हाईली लाइकली कि इस वाली साइकिल में आपसे सेम वक्फ वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। समझे आप सभी? इन्वायरमेंट और ह्यूमन राइट्स, सिंपल, इसको बस आप कोरिलेट कर दो इंटरनेशनल लॉ से, वैसे ही मिला जुला के यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से भी ट्रीटीज, इसमें से भी कन्वेंशन से सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और उसके साथ साथ यूएन चार्टर, यूएन चार्टर के जो आर्टिकल्स हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में जहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज़ के बारे में जहाँ पे मेंशन है, जैसे कि जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इन सब के बारे में जहाँ भी मेंशन है, तो उससे रिलेटेड आपसे आर्टिकल्स के बारे में पूछ लिया जाता है यहाँ पे, ओके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेम, यहाँ पे वापस से वही फंडा है, कन्वेंशंस, ट्रीटीज, ठीक है, आईपीआर से रिलेटेड ट्रीटीज, इन सबको क्रोनोलॉजी में अरेंज करो, इन सबको ये बता, इन सब के बारे में ये बताओ कि कौन सी ट्रीटी सबसे पहले आई थी,
आईपीआर से रिलेटेड कौन सी, बर्न कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन, 1992 रियो डिक्लेरेशन, ये सब चीज़ें जो हैं वो पूछ ली जाती हैं इसमें। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पैटेंट, इन एक्ट्स के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन एक्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, मे बी कॉपीराइट की डेफिनेशन, ठीक है, टाइमलाइन ऑफ कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पैटेंट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर यूनिट। फिर कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, इमर्जिंग पढ़ा तो जाता है, ठीक है, एलएलएम में बच्चे पढ़ते हैं, बट प्रॉब्लम ये आती है कि जब यूजीसी नेट एग्जाम की बात आती है ना, तो बच्चे इसको मिस आउट कर देते हैं और वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। रीसेंट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस जो फॉर्मुलेट किए जा रहे हैं, क्वेश्चंस इस हिसाब से फॉर्मुलेट किए जा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस वो सीधा उठा के पूछ लेते हैं, डायरेक्टली उठाकर पूछ लेते हैं। तो वो भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उसको भी आप मिस आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। पूरा सिलेबस का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। एक और चीज़ यहाँ पे, ओम्बड्समैन का प्रिंसिपल जो है वो स्वीडन से अराइज हुआ था, अभी रिसेंटली पास्ट वाली साइकिल में वाली बात पूछी गई थी। तो ऐसे ही ना जो करंट में टॉपिक्स चल रहे होते हैं इन द वर्ल्ड न्यूज़, इवन इन द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, दोज टॉपिक्स आर डेफिनेटली आस्क्ड इन योर एग्जाम। अगर वो हमारे लॉ से रिलेट हो रहा है ना, तो आप लोग भी एज लॉ स्टूडेंट्स सोच लेना कि हम अपने लॉ से कैसे रिलेट कर सकते हैं, और वो वैसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला तो आपको करना क्या है, जब हम नवंबर की मंथ से स्टार्ट करेंगे, और ज़रूरी नहीं है, देखो ये मैंने उन बच्चों के लिए बनाया जो थोड़ा सा एग्ज़ाम में बिजी हैं और फेस्टिव सीज़न के लिए ट्रैवल करते हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे स्पेशली 1 नवंबर डेट डाली। बट बाकी के बच्चे जिनके पास में मौका है, जो अभी से ही घर पे बैठ के पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, आप इस मुहूर्त को मत मानिएगा, आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो 1 नवंबर से आप जूरिस्प्रूडेंस के जितने भी बेसिक्स हैं जो अभी हम सिलेबस में देख के आए हैं, स्कूल्स हो गए, थिंकर्स हो गए, उनकी डेफिनेशंस हो गई, इन सबको आप सारा कवर कर लोगे। साथ ही मैंने पेपर 1 के बारे में भी यहाँ पर लिखा है, बट उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं करूँगी, आप लोग इसको देख लो, क्योंकि मैं टारगेट कर रही हूँ लॉ वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि पेपर 1 के साथ में मैनेज कैसे करें। तो पेपर 1 के लिए मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हैं आप उनको वैसे ही मान लो, ठीक है। तो 7 दिन में, 7 नहीं 6 दिन में, 1 2 3 4 5 6 7 से 7 ही हो गए, ठीक है, 1 से ही है तो हम स्टार्ट करें। तो 7 डेज में आपको जूरिस्प्रूडेंस और टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों उड़ाने हैं। बाय उड़ाना आई मीन बिल्कुल दिमाग में ना, जैसे कंप्यूटर में डेटा सेव होता है, इस तरीके से डेटा सेव हो जाना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हम करेंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ पे इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही मान लो, ठीक है। इसको अच्छा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मैंने ऑलरेडी नीचे लिख रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम दूसरा कुछ यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ और डाल सकते हैं, ठीक है। टॉर्ट्स आ गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आ गया, यहाँ पे आप जो आपके अदर जो सब्जेक्ट्स है ना, जैसे कि कंपनी, एक सेकेंड रुकिए, कंपनी लॉ नहीं डालेंगे हम, कॉम्पिटिशन एक्ट डालते हैं इसमें, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इस वाले डे पे आप ये जो सारे आपके छोटे छोटे एक्ट्स हैं ना, इन सबको आप कवर कर लेंगे, ठीक है, इन सबको आप कवर कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए आपके पास 2 स्लॉट्स बच रहे हैं, अच्छा खासा टाइम बच रहा है, ठीक है। इसी पीरियड में मैं एक और चीज़ बोलूँगी आपको यहाँ पे कि यहीं पे ही मॉक्स भी लगा लेना, मॉक टेस्ट भी लगा लेना, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा टाइम आपको मिल रहा है, काफ़ी डेज मिल रहा है आपको, तो आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। फिर लॉ ऑफ क्राइम और टॉर्ट की प्रिपरेशन आप करेंगे 1 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर तक, और उसके साथ साथ आप डीआई की भी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। पेपर 1 साथ के साथ आपका सारा चलता रहेगा, ठीक है, वो कहीं भी मिस आउट नहीं हो रहा है। फिर आप पहुंच जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट और फैमिली लॉ पे, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी की इसमें बात नहीं है।
फिर 15 से लेके 21 पे आप आ जाएंगे। PIL कंपनी, चलो कंपनी आपने ऊपर कवर कर लिया तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट आप यहाँ पे रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स लॉस, जो भी कन्वेंशंस हैं, ट्रीटीज हैं, उनके बारे में सब आप अच्छे से कर लोगे। अब यहाँ तक आने के बाद आपका काफ़ी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बीच में यहाँ पर आप एक और चीज़ डाल दो, यहाँ पर एक और चीज़ डाल दो आप, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, ठीक है। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, ये सब चीज़ें आप 2 मंथ्स के अंदर बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में भी तो हम और देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तो आप इस पोर्शन को आप यहाँ पर भी इंक्लूड कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो थोड़ा सा आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ सिमिलर सा टॉपिक हो गया, एंड यू आर नॉट गोइंग टू फील एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, या फिर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं लगेगी, ठीक है। आप लोगों को ऐसे कंफ्यूजन भी महसूस नहीं होगी और आप लोगों को ना बर्डन सम भी नहीं लगेगा ये। 1 मिनट रुकिएगा बच्चों। ठीक है, चलो अब ये वीक बाय वीक प्लान जो भी आप पीछे देखकर आए हो ना, ये सेम तरीके से मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया है, ठीक है। सेम तरीके से मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया है। फर्स्ट में आप जूरिस्प्रूडेंस कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करोगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स, फिर लॉ ऑफ टॉर्ट पे चलोगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट और फैमिली लॉ, फिर PIL इन्वायरमेंटल लॉ और कंपनी लॉ को साथ में ख़त्म कर दोगे आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी कन्वेंशन ट्रीटीज काफ़ी सिमिलर तरीके से पूछी जाती हैं, वो भी आपका हो जाएगा। और फिर उसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स, मतलब कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, इन सबको आप यहाँ पे कवर कर दोगे। फिर लास्ट में चल के रिविजन और PYQ लगाओगे आप। समझ में आया? समझ में आया? अब बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैम हम आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, उल्टा हो गया सॉरी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। आप इस कोड को स्कैन करो और चैनल पे ज्वाइन करो। कोई भी प्रॉब्लम लगती है आपको पेपर 1 या पेपर 2 किसी से भी रिलेटेड, वो सब आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट आप सब लोग वहाँ पे पूछ सकते हो। उसके साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप कॉल करके किसी भी चीज़ के बारे में, हमारे बैचेस, और आपको एक चीज़ बता दूं, हमने पेपर 1 का रिसेंटली बैच भी लॉन्च किया है। पेपर 1 का रिसेंटली हमने बैच लॉन्च किया है, दैट इज़ द मंजिल बैच। और जिस भी ब्रोशर में आप मेरी फ़ोटो देख लोगे उससे समझ जाएगा ना, जिस भी एडुकेटर की आप फ़ोटो देख रहे हो वो उस बैच में पढ़ा रहे हैं, वो उस बैच में अपनी मेंटोरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मंजिल बैच अगर आप पढ़ना चाहते हो पेपर 1 मुझसे, और यहाँ पे हमारे और फैकल्टीज़ भी हैं, तो आपको एक ही कोड यूज़ करना है। इससे क्या होगा, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ में आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी, पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी, जिससे कि आप, जैसे मैंने आपको कहा था, टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट होगे तो अगर आप मेरा एक कोड लगाओगे IR लाइव, तो जो बैच है आपका, आप ये लगा लो 2 महीने बचे हैं आपके एग्जाम में, 2.5 मंथ्स मान लो, इतने में अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपीज़ में, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, 4000 रुपीज़ में अगर आपका UGC नेट JRF एग्जाम निकल रहा है, देन हाउ अमेजिंग इज दैट। जिंदगी भर का टैग लग जाता है कि ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये तो JRF क्वालिफाइड है, जिंदगी भर का टैग लग जाता है, देन व्हाट इज दिस कॉस्ट इन फ्रंट ऑफ दैट। तो अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहते हो, तो मैं यहाँ पर आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख भी देती हूँ। टेलीग्राम चैनल का QR कोड तो आप लोगों ने स्कैन कर ही लिया होगा ना, आई होप, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो।
ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का QR कोड तो आपने स्कैन कर ही लिया होगा। ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, ठीक है। इस पे आप कॉल करके सारी डिटेल्स जान सकते हो बैच के बारे में, और आपको कोड यूज़ करना है IR लाइव फॉर पर्सनल मेंटोरशिप एंड फॉर डिस्काउंट ऑन योर बैच, ठीक है। तो 2 महीने बचे हैं बस UGC नेट एग्ज़ाम के होने में। आप जल्दी से ज्वाइन करिए, और जल्दी से मैं तो कह रही हूँ बन जाओ असिस्टेंट प्रोफेसर और जॉब करनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। जब पैसे कमाओगे ना तो अलग ही प्राइड आता है अंदर से। और जब अगर आप LLM के स्टूडेंट्स हो, या फिर अगर आप PG करो, कोई और भी स्टूडेंट्स तो देख सकते हैं ये वाली वीडियो, अगर आप PG के स्टूडेंट्स हो और पढ़ रहे हो, तो सोच के देखो, जब तक आपकी PG भी खत्म नहीं होगी तब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके होगे। और घर जाओगे तो ऐसे नहीं जाओगे कि मैं तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करके आई हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करके आई हूँ। घर जाओगे तो बोलोगे मैं तो बस थोड़े दिन के लिए रुकने आई हूँ, मेरी तो जॉब लग गई है। कितना प्राउड आपको भी महसूस होगा, और आपके पेरेंट्स को कितना ज़्यादा प्राउड महसूस होगा। समझ रहे हो आप? तो डू इट फॉर योर ओन सेल्फ, डू इट फॉर अ पेरेंट्स, फॉर अ फैमिली, टू शो दैट हाउ amazing person you are and how much hard work you can do to achieve each and every goal in your life, ठीक है। तो all the very best, see you in the next class। बहुत ही जल्द एक another interesting session के साथ में मिलेंगे हम, ठीक है। till then take care and bye bye।